नमस्ते बच्चों, मैं शिवानंद पाराशर आईएएस की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। शुरुआत करने से पहले मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा श्री नए पद्म सागर जी महाराज एवं श्री महीना श्री जी साहेब जी का। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी एवं गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी जी का। तो बच्चों, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रेवोल्यूशनरीज जो थे उन लोगों ने इंडिया में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर, इंडिया के बाहर भी कई सारे मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट था गदर मूवमेंट। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ था। अब उसके बाद ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, वो एक नया कानून लेके आई जिसका नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, बट उसको रॉलेट एक्ट के नाम से बनाया था। क्यों? क्योंकि इसको सर सिडनी रॉलेट जो थे उनकी कमेटी के बाद इसको बनाया गया, उनकी रिकमेंडेशन, जो कमेटी की रिकमेंडेशन था उसके बाद बनाया गया, जो कि मार्च 1919 को इसको पास किया गया। क्यों बनाया? क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसके अंतर्गत वो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, उसको कंट्रोल कर रहे थे। अब वो एक्ट लैप्स हो गया था, वो खत्म हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था। तो उसके बाद हो सकता है कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज और बढ़ जाए, तो उसको एक थ्रेट देखते हुए इसलिए एक कानून लेके आए, जो कि कानून जो था बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून था, जिसमें उनके पास अधिकार था किसी को भी अरेस्ट करने का जस्ट सस्पिशन पे, जस्ट सस्पिशन होने पे कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज मतलब उनके नजरिए से, ब्रिटिशर्स के नजरिए से। बट इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो आर्म्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको वो टेररिस्ट बोल रहे हैं, राइट? तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जस्ट सस्पिशन पे। एक स्वीपिंग पावर्स उनके पास आ गया कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं जेल में। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिख रही है तो उसको सीधा उसको दबा सकते हैं, और पुलिस को सर्च करने का पूरा एक पावर आ गया बिना वारंट के। तो एक ये रॉलेट एक्ट था जो काफी रिप्रेसिव एक्ट था। इसके अगेंस्ट पूरी जो भी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी थी उस समय पे, कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग हो, जो भी हो, सब ने इसका विरोध किया और इसको ब्लैक बिल बोला। जितने भी इंडियन लीडर्स थे सब ने इसका प्रोटेस्ट किया। इवन कुछ जो मेंबर्स थे, जो उस समय काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था, उसके जो मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना या मदन मोहन मालवीय या मजहर उल हक, इन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने भी एक रॉलेट सत्याग्रह की घोषणा की 6 अप्रैल को। एक रॉलेट सत्याग्रह करेंगे हम, इस कानून के विरोध में सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, तो पूरे कंट्री में एक फिर से एक फीलिंग थी। वर्ल्ड वॉर 1 में तो ऐसा कुछ था नहीं, लोगों ने तो कुछ ऐसा मूवमेंट किया नहीं था, सिर्फ होम रूल लीग हुआ था। उसके बाद से कुछ ऐसा नहीं था कि कोई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल या कांग्रेस के लीडर्स ने कोई मूवमेंट चलाई, तो बहुत लंबे समय से। तो एक गांधी जी ने रॉलेट के खिलाफ एक सत्याग्रह के लिए एक अपील करी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये देश में इसके विरोध में वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। काफी जगह पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन थे वो वायलेंट हो जा रहे थे, पीसफुल नहीं थे। तो जब वायलेंट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को और उनको एक मोरल, उनको एक राइट मिल जाता है सप्रेस करने का, वायलेंट को, और उसको सप्रेस करने का इजीली आर्म्स के थ्रू एक गवर्नमेंट को एक राइट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि पूरे देश में, स्पेशली इन सिटीज, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया था वो था पंजाब में काफी वायलेंस वहां पे होने लगा, और गवर्नमेंट भी लोगों को पकड़ने लगी, मारने लगी, पीटने लगी, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन थोड़ी सी खराब होने लगी। जो इतना खराब हुआ कि गवर्नमेंट को आर्मी को भी बुलाना पड़ा। पंजाब जैसे जगह पे आर्मी को बुला के लोगों को पकड़ा जा रहा है, किसी को भी पकड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रही थी।
इवन मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मार्शल लॉ जो था उसमें ये था, जैसे अभी का जो कर्फ्यू है कि 4 लोग एक साथ असेंबल नहीं हो सकते, उसमें मार्शल होता। पूरी तरह से पावर जो पंजाब में थी वो मिलिट्री के हाथ में आ गई थी। उस समय जो इंडिया के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और पंजाब के जो गवर्नर थे वो थे माइकल ओ डायर। ठीक है, ये माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर हैं। लेकिन जिस जनरल ने जलियांवाला बाग पे गोली बरसाई थी उसका नाम भी जनरल डायर था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पंजाब में जब ये चल रहा था, मार्शल लॉ था, सब कुछ था, उसी समय एक जो इंसिडेंट हुआ जिसको हम सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ, जो कि काफी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की पूरे वर्ल्ड में एक पूरी तरह से एक क्रिटिसिज्म हुआ। तो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल का 1919 में। 6 अप्रैल को सत्याग्रह के लिए बोला था गांधी जी ने। एक वीक में ही पूरे कंट्री में, एक मुल्क पर्टिकुलरली इन पंजाब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। पंजाब में हालत कुछ ज़्यादा खराब थी। 13 अप्रैल को एक क्राउड थी जो अमृतसर में इकट्ठी हुई बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जनरल डायर अपने ट्रूप्स को लेकर आए, अपने पुलिस के लोगों को या मिलिट्री के लोगों को लेकर आए, और जो एंट्रेंस था गार्डन का उसको बंद कर दिया और लोगों पर अंधाधुंध गोली बरसानी चालू कर दी, जिसमें कि करीब 1000 लोगों की डेथ हुई और 1500 से ज़्यादा लोग उसमें इंजर्ड हुए। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसकी वजह से सबको हिला दिया, इंडियंस को भी हिला दिया। जो लोग ये मानते आ रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो धीमे धीमे उनको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे देंगे, जैसा कि 1 अगस्त जो डिक्लेरेशन हुआ था पिछले वीडियो में हमने देखा था, मॉन्टेग्यू चर्चिल जो रिफॉर्म्स आए उसमें ये बोला गया कि धीमे धीमे इंडियंस को उनको जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में अब दे दी जाएगी, गवर्नेंस जो है उनके हाथ में दे दी जाएगी। तो वो लोग काफी इससे आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स जो है काफी जस्ट लोग हैं, जो जस्टिस में बिलीव करते हैं, उसके सिस्टम पे लोगों का विश्वास हटने लगा। तो लेकिन फिर भी जनरल डायर को ब्रिटेन में काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, जिसमें एक फेमस नेम इंक्लूड है, वो है विंस्टन चर्चिल का, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के। राइट, अब इसके बाद गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना पड़ा, हंटर कमीशन, ये देखने के लिए, प्रूव करने के लिए कि क्या हुआ था। हंटर कमीशन ने डायर को कोई उस पर कोई एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंड नहीं किया। हाँ, बोला कि ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। हालांकि 1920 में जनरल डायर को आर्मी से हटा दिया गया था। इसके विरोध में इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड को छोड़ दिया। गांधी जी को एक टाइटल मिला था केसर-ए-हिंद। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, वॉर हुआ था वहां पे। उस हेल्प करने के लिए उनको एक टाइटल मिला था केसर-ए-हिंद, उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से इंडिया में भी बहुत इसके विरोध में एक लोगों के अंदर एक फीलिंग आई कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कितने रिप्रेसिव, कितने क्रूड हो सकते हैं। बाद में ऊधम सिंह का नाम आपने सुना होगा, फेमस है। उन्होंने 1940 में जाके 20 साल बाद जो जनरल था उस जनरल को उसको मार दिया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक रिवेंज लिया। तो ये तो था रॉलेट एक्ट, और उसके बाद जलियांवाला कांड, जिसमें आपको पता होना चाहिए कब क्या हुआ थोड़ा सा, और नेम्स थोड़े से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इसके बाद खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट थी। इसको समझने के लिए आप समझो कि जो टर्की कंट्री है, अभी प्रेजेंट टर्की है, तो वहां पे ऑटोमन एम्पायर का रूल चल रहा था। ऑटोमन एम्पायर काफी पुराना है, बहुत पहले से था, लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर का एक नाम से वहां पे जो रूल था, तो वहां का जो राजा होता था उसको खलीफा बोला जाता था, हिंदी में खलीफा या कैलिफ बोलते हैं। वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिमों का एक धर्मगुरु माना जाता था। अब हुआ ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ब्रिटिश लोगों ने उसको हटा दिया। तो इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा था, स्पेशली साउथ एशिया में प्रोटेस्ट हुआ। इसके विरोध में ब्रिटिशर्स से अपील कर रहे थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसको ना हटाया जाए, जो उनका धर्मगुरु है, खलीफा है, उसको ना हटाया जाए। तो इस मूवमेंट को मेनली मुस्लिम्स लीड कर रहे थे।
शौकत अली जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, तो सारे मुस्लिम इसको लीड कर रहे थे। लेकिन इसको बाद में गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक ही मूवमेंट हो गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको हटाने के लिए जो ब्रिटिशर्स हटा रहे थे उसको, कैलिफेट को, उसके विरोध में ये एक मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट। तो पहले तो आप ये समझ लो खिलाफत मूवमेंट है क्या, ठीक है। अब 1920 में स्टार्ट हुई है, 1919 में, फिर 1920 में नेशनल कांग्रेस ने भी स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो और ये साथ में मिल गए। मोहनदास गांधी को इवन 1920 में खिलाफत जो कमेटी थी उसका प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। तो जो खिलाफत मूवमेंट थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। तो इस समय मुस्लिम और हिंदूज की एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि इस खिलाफत की कॉज पे कुछ समय बाद जो मुस्लिम्स थे उसमें डिवीजन होने लगा। कुछ लोग थे जो कि मुस्लिम लीग की तरफ चले गए और कुछ लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ आ गए। तो जो मूवमेंट चलना चाहिए था, खिलाफत मूवमेंट चलना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं चल पाया। फिर साथ में क्या हुआ कि वहां पे टर्की में मुस्तफा केमाल पाशा था, उसने टर्की को कैप्चर कर लिया। जब ब्रिटिशर्स वहां से चले गए तो वहां पे मुस्तफा केमाल पाशा ने उसको कैप्चर कर लिया। जो ऑटोमन रूल था उसको हटा दिया और उसने घोषणा की कि वो एक सेकुलर कंट्री बनाएगा, मतलब इस्लामिक कंट्री नहीं होगी, वो एक सेकुलर कंट्री होगी। इसलिए जो खलीफा का रोल था, जो कैलिफ की पोस्ट थी, उसको भी एबॉलिश कर दिया। तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता मूवमेंट का, जब वहां पे खलीफा है ही नहीं तो अब मूवमेंट करोगे कैसे। वहां के लोगों ने ही उसको हटा दिया। केमाल पाशा था जो कि ब्रिटिशर्स की हेल्प से ही उसने उसको कैप्चर किया। उसने एक सेकुलर रिपब्लिक बनाया, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं बनाया। तो इसलिए धीमे धीमे मूवमेंट थी वो खत्म हो गई। फिर जो उसके लीडर्स थे, कुछ लोग मुस्लिम लीग को ज्वाइन किए, कुछ लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए। जैसे कि जो मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, वो गांधी के सपोर्टर थे तो वो कांग्रेस में आ गए। अली ब्रदर्स जो थे, जो उसके मेन लीडर थे, शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये दो मेन लीडर हैं इस खिलाफत मूवमेंट के। इन लोगों ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और बाद में इनका बहुत बड़ा रोल रहा पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। जो मुस्लिम लीग ने मूवमेंट चलाया, पाकिस्तान उनको अलग से चाहिए, उसमें इनके एक बहुत बड़ा रोल रहा। तो इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट थी। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इश्यू क्या था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ट्रीटी ऑफ सीवियर जो हुई थी, उसके बाद से जो वहाँ पर खलीफा था उसको हटा रहे थे। तो उसको हटाने के विरोध में इंडिया में मूवमेंट चला, रिलीजियस मूवमेंट था। लेकिन ये मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया वो एक साथ चले, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन धीमे इसमें डिवीजन हुआ, कुछ लोग मुस्लिम लीग के साथ चले गए, कुछ लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आ गए। तो इस तरीके से ये खिलाफत मूवमेंट था। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक हिस्ट्री में एक मूवमेंट है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी की लीडरशिप में 5 सितंबर को 1920 को स्टार्ट किया। इसमें एक मैनिफेस्टो जारी किया गया गांधी जी के द्वारा, जिसमें मेन प्रिंसिपल्स रखे थे कि आपको स्वदेशी प्रिंसिपल्स को अपनाना है। पहले से ही लोगों को इसके बारे में पता था और बताया गया, क्योंकि पहले से स्वदेशी मूवमेंट चल चुकी थी। तो एक स्वदेशी प्रिंसिपल्स को अपनाना है, सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, ब्रिटिश जो गुड्स है उसका बायकॉट करना है और बाकी की चीज़ें वो हम आगे देखेंगे। स्वदेशी हैबिट्स को इंक्लूड करना है, जैसे कि आपको खादी की वीविंग करो, हैंड स्पिनिंग करो, खुद से बनाया हुआ कपड़ा पहनो, और सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को हटाना है। एक ये सोशल जो कॉज था ये भी इसमें इंक्लूडेड था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये 3 मेन प्रिंसिपल थे मैनिफेस्टो में। अब कॉजेज क्या है, कोई मूवमेंट है तो उसके कारण क्या है, क्यों ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे लानी पड़ी गांधी जी के लीडरशिप में। हालांकि इससे पहले रॉलेट के विरोध में सत्याग्रह चालू किया था, जो कि नहीं आगे बढ़ पाया, इतना उसको सप्रेस किया गया, स्पेशली पंजाब में। और जलियांवाला जो कांड हुआ था, जो इंसिडेंट हो उसके बाद से तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो अभी एक मूवमेंट तो चलाना ही था, लेकिन कॉजेज क्या क्या थे, क्या कॉजेज ने मिलने, कितने सारे कॉजेज की मिलने की वजह से इनको मूवमेंट चलाना पड़ा। एक तो वॉर के बाद जो मॉडरेट्स थे उनको लग रहा था कि हमने ब्रिटिशर्स की हेल्प की है वॉर में, उसके एवज में, उसके बदले में ब्रिटिशर्स हमें कुछ रिवॉर्ड देंगे, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस देंगे। जैसा कि डिक्लेरेशन में बोला गया था कि धीमे धीमे जो गवर्नेंस है वो इंडियंस के हाथ में दी जाएगी और इंडियंस का सपोर्ट लिया जाएगा रूल करने के लिए
वैसा कुछ नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जिसे बोला जाता है, वो डिससेटिस्फैक्टरी था। उससे जो मॉडरेट जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी अच्छे से देखा था। इसके साथ ही रॉलेट एक्ट जैसे कानून वो लेके आए, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एक ये कॉज था, वॉर के बाद की एक रिसेंटमेंट थी। दूसरा होम रूल मूवमेंट, जैसे मैंने होम रूल मूवमेंट पढ़ा रहा तो बताया था कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ मूवमेंट का कि लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, और जो लोग होम रूल मूवमेंट से जुड़े थे वही लोग फिर गांधी जी के साथ में इस मूवमेंट में जुड़े, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहले से ही लोग अवेयर थे, पहले से ही लोगों के अंदर एक फीलिंग थी कि हमें एक मूवमेंट चलाना है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक ऐसा मूवमेंट जो उनको हटाए, यहाँ से हमें स्वराज दिलाए, इंडिपेंडेंस दिलाए। इस तो होम रूल मूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। दूसरा क्या हुआ होम रूल मूवमेंट के टाइम पे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिनको बाहर निकाल दिया गया था बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में 1907 की सूरत स्प्लिट के बाद, उनकी एंट्री हो गई थी। तो उनकी एंट्री होने के बाद एक मिलिटेंट कैरेक्टर मिल गया कांग्रेस को, मतलब जो लोग ऐसे लीडर्स जो कि हमेशा तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, हमेशा मूवमेंट के लिए तैयार है, तो ऐसे लोगों की भी एंट्री होगी। तो ये भी एक कॉज बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फैलने का, या उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप में चलाने के लिए। फिर लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया? लोगों के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी, लोगों के जो गुड्स के प्राइसेस थे वो बढ़ते आ रहे थे, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। फिर जो पीजेंट्स थे उनको बहुत ही टैक्स देना पड़ रहा है। इसकी वजह से लोगों के अंदर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक रिसेंटमेंट था, आम लोगों के अंदर भी, जो उनको परेशानी झेलनी पड़ी थी, उसकी वजह से वो इस मूवमेंट में जुड़े थे। ये भी एक कॉज था। फिर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ने तो लोगों के अंदर एक गुस्सा जला ही दिया था। रॉलेट एक्ट के बाद और जलियांवाला बाग के बाद में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, और जो लोग इलीट लोग जो बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जस्टिस में बिलीव करते हैं, उससे भी उनका जो विश्वास था वो धीमे धीमे हटने लगा। और वो लोग भी जो पहले बोलते थे कि नहीं ब्रिटिशर्स जो है धीमे धीमे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के थ्रू हमें कुछ धीमे धीमे करेंगे, वो लोग भी अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चलना चाहिए। फिर खिलाफत मूवमेंट जो था उससे पूरा जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। तो ये भी एक कॉज बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो इसको देखते हुए गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, और खिलाफत मूवमेंट के जितने लीडर्स उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट किया। तो एक जॉइंट प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बना इस समय, जो कि बाद में हमें देखने को नहीं मिला है। हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी इस समय देखने को मिली वो बाद में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली। इवन जो 1905 का स्वदेशी मूवमेंट था उसमें भी नहीं थी, इसमें ही थी, उसके बाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिटी देखने को नहीं मिली। इस समय ऐसा था कि पता नहीं चलता था कि जो प्रोटेस्ट है वो खिलाफत मूवमेंट का प्रोटेस्ट है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोटेस्ट है। ये इसमें डिस्टिंग्विश कर पाना इतना पॉसिबल नहीं था इस समय पे। बाकी इसमें क्या था, मतलब क्या फीचर्स है, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, नॉन कॉपरेशन का मतलब तो सिंपल होता है कि असहयोग, सरकार जो है किसी तरह से उसका सहयोग न करो उसको चलाने में, बिकॉज वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो हमें रिप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो उनको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो प्रोटेस्ट हम करेंगे, जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा वो पीसफुल होगा और नॉन वायलेंट होगा। गांधी जी इस बात पर पूरी तरह से अड़े रहते थे कि किसी भी तरह से वायलेंट नहीं होनी चाहिए। और उसका बहुत बड़ा कॉज यही था कि अगर नॉन वायलेंट हो तो सरकार कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन अगर आप वायलेंट हो तो जो जिसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पास पावर है, उसके पास आर्म्स है, उसके पास हमसे ज्यादा पावर है, तो हमें इजीली सप्रेस कर सकता है। उनको एक मोरल राइट मिल जाता है कि वायलेंस को खत्म करने के लिए हम इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। इसलिए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते थे, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ये गांधी जी का रहता था। तो इसमें उन्होंने डिमांड किया कि इस मूवमेंट में ये था कि आप जितने भी लोग हैं, जो भी टाइटल्स ब्रिटिशर्स से मिले उसको आप छोड़ दो। अगर आप लोकल बॉडीज में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, नॉमिनेटेड हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको छोड़ दो। गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ दो। स्कूल कॉलेज में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको वहां से बाहर निकालो। ब्रिटिशर्स का गवर्नमेंट वाले कॉलेज, स्वदेशी कॉलेज खोलो, स्वदेशी कॉलेज उसमें पढ़ो। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट में कई सारे कॉलेज खुले थे, यूनिवर्सिटीज खुली थी, उस तरीके स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाओ। फॉरेन गुड्स को नहीं यूज करना है, स्पेशली कपड़ा, मेनली का उस समय कपड़ा जो बाहर से आता था उसको नहीं करना है, अपने खुद से बना के वीव करके उसको पहनना है।
इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है और ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करना है। लेकिन इस समय एक चीज है कि टैक्स, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको इस चीज में आता है कौन कौन से फीचर्स थे, तो टैक्स की मना नहीं करी थी सरकार की। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है गांधी जी का कि गांधी जी कभी भी मतलब उस हद तक नहीं गए कि सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बोला गया कि अगर हमें रिजल्ट नहीं आते तब हम टैक्स देने से मना कर देंगे, ऐसा था। अब डिमांड क्या थी? डिमांड थी स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ये डिमांड थी। और गांधी जी ने इवन ये एश्योर किया कि अगर मैंने जो बोला है अगर आप उसको फॉलो करोगे, जो नॉन कोऑपरेशन के जो मेजर्स हैं उनको अगर फॉलो करते हो तो 1 साल में आपको मैं स्वराज दिला दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बाद क्या क्या हुआ। तो एक तो ये नॉन वायलेंट था कंप्लीटली। गांधी जी ने बोला था 1 साल में स्वराज दिला देंगे, जैसा नहीं हुआ वो हम आगे देखेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ, जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस मूवमेंट का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मींस पे जो हम चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू हम सेल्फ रूल लेके आए, उससे आगे बढ़ के पहली बार सब लोग मिलके, सारे लीडर्स मिलके ये डिमांड कर रहे थे कि हाँ प्रोटेस्ट के थ्रू, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट के थ्रू हम सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना चाहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। देन हुआ क्या, क्यों इसको रोकना पड़ा इस मूवमेंट को? तो एक इंसिडेंट हुआ था। अब देखो ये स्टार्ट हुआ था 1920 में, अभी फरवरी 1922 आ गया, 1 साल से ज्यादा हो चुका था। लोग के धीमे धीमे एग्जॉस्ट हो रहे थे, लोगों के अंदर से जो उत्साह है वो धीमे धीमे कम हो रहा था। एक ये भी चीज थी। दूसरा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो ये था कि चौरी चौरा में एक वायलेंट मॉब ने, लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पे हमला किया, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन की वहां पे डेथ हो गई। इसकी वजह से गांधी जी ने मूवमेंट को वापस कर दिया। तो एक ये तो मौका मिला था, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो कारण थे वो ये था कि टाइम ज्यादा हो गया था मूवमेंट को। तो लोगों के अंदर की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड तो है नहीं, धीमे धीमे वो कम हो रही थी। जो उत्साह था, जो मूवमेंट जिस तरीके से चलना चाहिए वो धीमे धीमे कम हो रहा था, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए एक मौका मिला इस इंसिडेंट के बाद से, और गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया, जो कि सभी लोगों को पसंद नहीं आया। इसमें से मोतीलाल नेहरू और CR दास, इवन जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने इसको बोला कि क्या जरूरत थी, एक इंसिडेंट की वजह से आप पूरे मूवमेंट को कैसे रोक सकते हो? हमें मूवमेंट चलाना है जब तक कि सरकार पूरी तरह से झुक नहीं जाती है। लेकिन गांधी जी का कंट्रोल इतना था, वही लीड कर रहे थे, तो उनके कहने पे ये मूवमेंट वापस ले लिया गया फरवरी 1922 के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। हमने देखा क्या फीचर्स थे, कौन कौन लीडर्स थे, क्या हुआ और किस तरीके से उसको वापस लिया गया। अब इंपॉर्टेंस क्या है? स्वराज तो नहीं मिला 1 साल में जैसा गांधी जी ने बोला था। इंपॉर्टेंस ये है कि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल गई। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे कंट्री में और सारे सोसाइटी, सारे लोग, हिंदू मुस्लिम, सब लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक ट्रूली मास मूवमेंट था। सच में जो मास मूवमेंट होता है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वैसा मूवमेंट हुआ था। पहली बार इस तरीके से एक बहुत बड़े स्तर पे एक मूवमेंट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंस है। इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। गांधी जी जो है वो एक लीडर के रूप में, एक कंप्लीट लीडर के रूप में उभर के आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पता चला। लोग अब डर खत्म हो गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल भी लोग तैयार थे जेल जाने के लिए, किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि आगे के मूवमेंट्स में जिसका यूज हुआ। ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट था ये भी एक तरीके से। तो खादी का प्रमोशन हुआ। फिर जो सोसाइटी में जो अनडिस्प्यूटेड के खिलाफ जो काम चल रहा था वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, वो एक सिग्निफिकेंस है इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो इस तरीके से हमने ये आज हमने रॉलेट एक्ट देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा, राइट। तो एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज हमने देखा। रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया, 18 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट की कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा था। ये आया इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था वो लैप्स कर गया था, वो खत्म हो गया था। इसलिए ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं रिवॉल्यूशनरीज फिर से मूवमेंट स्टार्ट ना कर दें, इसलिए उनको थ्रेट को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें कि पुलिस को बहुत ही स्वीपिंग पावर्स थी। किसी को अरेस्ट कर सकते थे बिना वारंट के, किसी घर में सर्च कर सकते थे,
प्रेस की जो था उन पे कर्व्स लगा सकते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे, इसलिए इसको ब्लैक बिल बोला। यूनानिमसली सबने इसको अपोज किया, चाहे वो मुस्लिम लीग के लीडर हों या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हों, सबने इसको अपोज किया। बाद में गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक रॉलेट सत्याग्रह का आग्रह किया, जिसके बाद से पूरे इंडिया में वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे, स्पेशली पंजाब में प्रोटेस्ट जो काफ़ी इंटेंस थे। आर्मी को बुलाना पड़ा, मार्शल लॉ लगाना पड़ा। बैसाखी को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन जनरल डायर जो था, नाम याद रखना, जनरल डायर ने उन पे गोली बरसा दी से 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को हंटर कमीशन बनाना पड़ा। हंटर कमीशन नाम याद रखना है, उसको बनाना पड़ा। उसने डायर पे कोई भी डिस्प्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया, लेकिन डायर को 1920 में अपने आर्मी से हटा दिया गया। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड छोड़ दिया, गांधी जी ने केसर हिंद छोड़ दिया। बाद में डायर को ऊधम सिंह ने कब 1940 में जाके लंदन में उसकी हत्या करी। एक खिलाफत मूवमेंट चला था, 1919 से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि टर्की में जो उनके धर्मगुरु हैं, खलीफा जिसको बोला जाता है, उसको वापस उसके पद पर रखने के लिए ये मूवमेंट था, जिसके लीडर थे मेन शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये 2 मेन लीडर थे। ये मूवमेंट जो थी वो नेशनल कांग्रेस के साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मिलके चल रही थी, लेकिन हुआ ऐसे कि मुस्लिम्स आपस में थोड़ा सा डिवाइड हो गए। कुछ लोग मुस्लिम लीग के साथ चले, कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में आ गए। फिर जो टर्की था उसमें मुस्तफ़ा केमाल पाशा ने कैप्चर कर ली गवर्नमेंट और एक सेकुलर कंट्री बनाने का उन्होंने डिसाइड किया। तो इसलिए जो कैलिफ का जो रोल था, जो पद था, उसको एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद से मूवमेंट अपने आप ही खत्म हो गई। कुछ लोग थे मुस्लिम लीग के साथ गए, जैसे कि अली ब्रदर्स, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की डिमांड जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया, और मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान जैसे लोग कांग्रेस के साथ में थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट हुआ था गांधी जी की लीडरशिप में। कॉजेज थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में रिसेंटमेंट था, ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडिया को दिया नहीं, जो इंडिया एक्ट था वो डिससेटिस्फैक्ट्री था। होम रूल मूवमेंट से लोग पॉलिटिकली एक्टिव थे, उन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। वर्ल्ड वॉर 1 में जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो एक कारण था। पीजेंट्स जो थे वो उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ था, लोगों के लिए महंगाई उनको परेशान कर रही थी, तो इस वजह से लोग उसमें ज्वाइन किए। रॉलेट एक्ट जलियांवाला की वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा था। फिर खिलाफत मूवमेंट से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी इसमें जुड़ी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक कंप्लीट मास मूवमेंट बन सका। करना क्या था कि स्कूल कॉलेज से बच्चों को वापस लेना था, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ना था, इलेक्शंस को बाइकआउट करना था, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना था, ब्रिटिश आर्मी को सर्व नहीं करना था। 1 साल में स्वराज की मांग थी, उसको अचीव करने की बात कही थी गांधी जी ने। ये कम्प्लीटली नॉन वायलेंट था, पहली बार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से सब लोग इसको अचीव करने के लिए तैयार थे। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद से गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक यूनाइटेड मूवमेंट था, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर इसके मूवमेंट चलाया। कांग्रेस पार्टी लोगों तक अब जमीन तक पहुंच गई थी, लोगों तक, शहरों तक सीमित नहीं थी, लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे और लोग अब डर नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये आज हमने देखा रॉलेट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आएंगे। नमस्ते।